हेलो, वेलकम बैक। ये मेटलर्जी का लास्ट वीडियो है और अभी तक हम लोगों ने मेटलर्जी में सारे जो है स्टेप्स को, मेटलर्जिकल प्रोसेस के स्टेप्स को जो है कवर कर लिया है। मेटलर्जी के इस लास्ट वीडियो में हम लोग 4 तरह के एलिमेंट्स के सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे। आयरन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का और जिंक का। तो आयरन भी जो है 3 स्टेप से होकर गुजरेगा। फर्स्ट जो है वो हम लोग उसका कंसंट्रेशन करेंगे ओर का, सेकेंड स्टेप में आइसोलेशन करेंगे और थर्ड स्टेप में प्यूरिफिकेशन करेंगे। ये तीनों जो स्टेप्स है चारों एलिमेंट्स के लिए होगा। कॉपर में भी ऐसा ही होगा, एल्युमिनियम में भी होगा और जिंक में भी होगा। इन सारे टॉपिक्स को जो है इसी वीडियो में कवर करना है। तो ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को जो है 2 पार्ट में करके देख सकते हैं। मेटलर्जी ऑफ आयरन में हम लोग आयरन के सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस को देखेंगे। तो आयरन का जो है मेन जो ओर होता है उसका नाम है हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से जो है जनरली आयरन का जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन आयरन के बहुत सारे ओर्स होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट एंड आयरन पायराइट। तो आपको चारों ओर्स का नाम याद रखना है। लेकिन जनरली जो है हमारे नेचर में ये दोनों ओर्स ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इस स्टेप में Fe2O3 या फिर Fe3O4 से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सारे एलिमेंट्स के तरह आयरन का भी जो है एक्सट्रैक्शन वो 3 स्टेप से होके गुजरेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करेंगे, यानी कि जमीन से जब माइनिंग के द्वारा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को बाहर निकाला जाएगा तो उसके अंदर जो बड़े बड़े जो है इंप्योरिटीज जो होगा उसको अलग करेंगे। और इसके लिए हम लोग ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो है उसके बारे में थोड़ा सा जहां पे आप लोगों ने पहले पढ़ा है उसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन में पता है आपको कि ओर्स को जो है पाउडर फॉर्म में पीस करके जो है एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गुजारा जाता है और जो है उसमें से ओर्स और जो डस्ट पार्टिकल है वो दोनों अलग अलग हो जाता है। एक कन्वेयर बेल्ट जो है घूमता रहता है, ठीक है। ये सब आपको पहले बता चुके हैं। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप मैग्नेटिक सेपरेशन जानते हैं पहले से। अगर आप मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भूल चुके हैं तो आप पीछे के वीडियो में जाकर के जो है उसको देख सकते हैं। क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। आप लोग को बताया होगा कि आइसोलेशन में जो है 2 स्टेप्स होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में जो है हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ओर्स को। तो ऑक्साइड जो पहले से कोई ओर हो, जैसे कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट पहले से ही जो है ऑक्साइड फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरह के ओर्स के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर सल्फाइड ओर्स हो जैसे कि ये FeS2, तब हम लोग को रोस्टिंग करना होगा, ठीक है। जब FeS2 होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है इसका रिडक्शन करवाएंगे। और रिडक्शन के लिए जो है एक स्पेशलाइज्ड तरह का ब्लास्ट फर्नेस बनाया जाता है। फर्नेस क्या होता है? फर्नेस मतलब होता है भट्टी, आग का भट्टी, जिसके अंदर जो है आग जलता रहता है, जिसके कारण जो है अच्छा वो जो फायर जो है बर्न होता है कोक के कारण। कोक जो है जलाया जाता है उसके फर्नेस के अंदर, और जिसके वजह से बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। और फर्नेस के अंदर जो है अलग अलग लेवल पे जो है अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं करना है, ठीक है। अब रिडक्शन कैसे होगा सेकेंड स्टेप में, इन सारे ये थोड़ा सा लंबा स्टेप है रिडक्शन वाला जो है, इसको हम लोग देखते हैं। अब ये रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई करने के लिए Fe2O3 या फिर Fe3O4 को मिक्स करेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। और इसके साथ कोक भी रहेगा। कोक मतलब होता है कोयला, ठीक है। ऐसे ही चारकोल भी हो सकता है और या फिर कोयले का कोल का भी फॉर्म हो सकता है। तो हम लोग कोक का यूज करेंगे, कोयले से ही कोक तैयार होता है,
ठीक है, तो हम इसको कोल तो नहीं बोल सकते हैं, कोल से जो है कोक तैयार होगा, ये कभी कभी वुड से भी तैयार होता है। तो हम लोग आयरन को कैल्शियम कार्बोनेट और कोक के साथ मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को जो है एक इस तरह का जो है फर्नेस होगा, भट्ठी होगा, जिसके अंदर कोक की वजह से क्या होता है, कोक को जब जलाते हैं इसके अंदर तो हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट का जो है लेवल है ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर नीचे होगा और जिस जो 2200 केल्विन तक हो सकता है और ऊपर का टेम्परेचर 500 केल्विन तक होगा। तो हम लोग इस मिक्सचर को जो है यहाँ ऊपर से डालेंगे, ठीक है, मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। तो जब 500 से 800 केल्विन के बीच जो टेम्परेचर होगा, डालते ही जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो Fe2O3 जो है इसके अंदर कोक जल रहा है, कोक जो है कम ऑक्सीजन में जल रहा है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस फर्नेस के अंदर जो है ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होता है, एयर तो देते हैं नीचे से, लेकिन ये एक तरह का भट्टी है तो इसके अंदर ऑक्सीजन उतना ज्यादा होगा नहीं। तो कम ऑक्सीजन में जो है कोक यानी कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, सीओ बनाता है। अब ये सीओ जो है जो हमारा मेन ओर है Fe2O3 और Fe3O4 उसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर Fe2O3 के साथ CO रिएक्ट करता है तो कभी कभी वो Fe3O4 दे देता है और CO जो है कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। ठीक है, अब इसको जो है बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। अगर Fe3O4 के साथ फिर से CO रिएक्ट करेगा तो ये सीधा आयरन दे देगा। अब ये आयरन अगर इस जगह पे फॉर्म हुआ है तो आयरन नीचे चला जाएगा और ये पिघल करके इसमें से बाहर निकल जाएगा। लेकिन सारे के सारे रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। Fe2O3 जो है, कुछ Fe2O3 CO के साथ रिएक्ट होकर के FeO भी बनाता है, ज्यादातर FeO ही बनाता है। अब ये FeO जो है नीचे और आएगा, ठीक है, और नीचे भी जो है कुछ रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तीनों रिएक्शन में जो है CO2 प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फर्नेस से गैस है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, धुएं के फॉर्म में। अब जो है इन सारे रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है कि ये 500 से लेकर के 800 केल्विन के बीच होता है, ठीक है। फर्दर जब और ये सारा मिक्सचर जो है नीचे आएगा तो नीचे भी रिएक्शन करेगा और नीचे जो है हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसे होगा वो आगे देखते हैं। ऊपर के टेम्परेचर 500 से 800 केल्विन के बीच जो है FeO का फॉर्मेशन हुआ था और कुछ आयरन भी बना था, ठीक है। अब ये जो FeO है नीचे हायर टेम्परेचर पे जो है अब क्या क्या रिएक्शन करेगा वो देखते हैं। तो इस हायर टेम्परेचर पे इसको हम लोग 900 केल्विन से 1500 केल्विन के बीच टेम्परेचर मानेंगे। 900 से 1500 इस एरिया में जो है कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा। इस एरिया में जो है ऊपर से जो कार्बन डाला जाता है, यहां पर ये कार्बन पहले से जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है कोक के जलने से, उसके साथ CO2 के साथ कार्बन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये FeO के साथ जो ऊपर बना था FeO उसके साथ रिएक्ट होकर के आयरन देता है और CO2 देता है। अब ये आयरन जो है इस रेंज में जो बना है वो नीचे जाएगा, ठीक है। यहां पर नीचे जाते ही हाई टेम्परेचर की वजह से ये आयरन जो है पिघल जाता है और इस छेद के थ्रू जो है पिघला हुआ आयरन जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। और क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, तो इस जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज होता है और वो इंप्योरिटीज होगा सिलिका के फॉर्म में, SiO2 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहां पर ये डाला जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है इस हाई टेम्परेचर पे टूट जाता है CaO और CO2 में। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट होकर के CaSiO3 बनाएगा, जिसको हम लोग स्लैग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। ये कैल्शियम सिलिकेट स्लैग होता है जो कि आयरन से जो है इजिली उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। ये भी इसी फर्नेस के अंदर बनेगा, लेकिन आयरन और स्लैग में जो है बहुत फर्क होता है, डेंसिटी का फर्क होता है, तो इन दोनों को जो है इजिली अलग कर लिया जाता है।
ठीक है। तो 900 से 1500 केल्विन के बीच जो है ये सारे रिएक्शंस होंगे। अब देखते हैं कि 1500 से लेकर के 2000 केल्विन के बीच जो है किस तरह का रिएक्शन होगा। तो यहां पर जो है असल में इसी टेम्परेचर पे जो है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कहां से मिलता है, नीचे से एयर भेजा जाता है। तो एयर जो है, जो इसके अंदर कोक मौजूद है, जो कार्बन मौजूद है, उसके साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। यानी कोक जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, ठीक है, बर्न होता है, जिसके वजह से CO2 प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यही CO2 जो है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, जो आगे जाकर के सी से रिएक्ट करेगा, कोक से C+CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। अब अगर कुछ FeO, ऊपर का FeO जो यहां बना था इस रेंज में, अगर नीचे तक पहुंच जाए, 1500 से 2000 केल्विन के बीच पहुंच जाए, तो डायरेक्ट वो कार्बन के साथ अब रिएक्ट करके आयरन बनाएगा और CO2 बनाएगा। तो हर एक रेंज में आयरन बनता है। यहां पर भी कुछ आयरन बना था, कुछ आयरन इस रेंज में भी बना था और कुछ आयरन इस रेंज में भी बनेगा। ये सारा आयरन जो है नीचे आने के बाद मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। अब ये सारा आयरन जो यहाँ पे पिघला हुआ है, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी होता है। इम्प्योरिटी जनरली कार्बन के फॉर्म में होता है, ठीक है, कुछ और भी इम्प्योरिटीज होता है जो आगे बताएंगे। तो इसके अंदर 4% कार्बन होता है। इस आयरन को कहते हैं पिग आयरन, ठीक है। इस छेद से जो है पिग आयरन को मेल्टेड फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। ये पिग आयरन जो है, इसको डिफरेंट फॉर्म में ढाला जाता है। पिघला हुआ है तो किसी भी शेप में इसको ढाला जा सकता है, किसी भी आकार में इसको डालेंगे और ठंडा करने पर उसी शेप का हो जाएगा। लेकिन पिग आयरन को कास्ट आयरन में, यानी अलग अलग फॉर्म में बनाने के लिए कुछ आयरन स्क्रैप के साथ इसको मेल्ट किया जाएगा। आयरन स्क्रैप मतलब होता है आयरन का टुकड़ा, यानी कि पहले से कुछ आयरन के टुकड़े को पिग आयरन के साथ गर्म करने पर कास्ट आयरन बन जाएगा, ठीक है। अब इस कास्ट आयरन को बाद में जाकर के प्यूरिफाई किया जाता है। हम लोग डायरेक्ट पिग आयरन को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली कास्ट आयरन पहले बनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में उसको ढाला जाता है और फिर उस कास्ट आयरन को प्यूरिफाई करके हम लोग उसको अलग अलग तरीके के आयरन में कन्वर्ट करेंगे, उसी से स्टील बनाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जो लास्ट स्टेप है वो है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन जो है, ये कास्ट आयरन जो है इम्प्योर आयरन है। तो इम्प्योर आयरन के अंदर जो है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन और मैग्नीज नाम के कुछ इम्प्योरिटीज पाए जाएंगे। कास्ट आयरन के अंदर जो है जनरली 4% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब ये कास्ट आयरन होता कैसा है, ब्रिटल होता है, मतलब जल्दी जो है ये टूट जाएगा, अगर इसको पीटा जाए तो ये टूट जाता है। तो कास्ट आयरन जो है ये ब्रिटल होने की वजह से जो है इसको यूज में नहीं लाया जा सकता है। तो कास्ट आयरन को जो है कन्वर्ट किया जाता है रॉट आयरन में, WROUGST, रॉट आयरन में। रॉट आयरन जो है प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जनरली कास्ट आयरन को जो है एक खास तरह के फर्नेस के अंदर जो है हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिसके वजह से जो है वो रॉट आयरन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जिस फर्नेस के अंदर, ये उसको बोलते हैं रिवर बैटरी फर्नेस। रिवर बैटरी फर्नेस के अंदर जो है कास्ट आयरन को हीट करने पर रॉट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये आयरन का जो है पूरा का पूरा जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस हम लोगों ने देखा, ठीक है। आगे जो है हम लोग दूसरे एलिमेंट, अगला एलिमेंट हम लोग कॉपर का जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। मेटलर्जी ऑफ कॉपर जो है ये ज्यादा सिंपल है मेटलर्जी ऑफ आयरन से। मेटलर्जी ऑफ कॉपर जो है स्टार्ट होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर से। इसमें भी जो है 3 स्टेप अप्लाई करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आइसोलेशन ऑफ कॉपर एंड थर्ड जो प्रोसेस करेंगे प्यूरिफिकेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है ये 2 तरीके से हो सकता है, फ्रोथ फ्लोटेशन से। फ्रोथ फ्लोटेशन कब होगा, जब ओर जो होगा वो सल्फाइड ओर हो, तब जो है फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे। तो ओर कौन कौन से होते हैं इसके, कॉपर के, ऊपर देख लेते हैं। यह है कॉपर पायराइट, ठीक है, ये इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन करना होगा, ठीक है। ये जो है Cu, CO3, CuH
होल टू मेलेकाइट, ठीक है, क्यूपराइट और कॉपर ग्लास। तो ये सब जो है, ये दोनों जो है फ्रोथ फ्लोटेशन होगा, बट इन दोनों में जो है हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग करवाएंगे, ठीक है। अगर सल्फाइड हो तो फ्रोथ फ्लोटेशन, और ये दोनों हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन करवाएंगे। इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग को ही ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी, ठीक है। आप पीछे के वीडियो में जाकर के जो है इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अब जो सेकेंड स्टेप होगा इसमें वो होगा कंसंट्रेशन, आइसोलेशन ऑफ कॉपर। आइसोलेशन ऑफ कॉपर जो है इसमें दो स्टेप होगा, ऑक्सीडेशन एंड दूसरा होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जो है, अगर और ऑक्साइड पहले से हो तो ऑक्सीडेशन करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन का जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ऑक्साइड है। लेकिन ये सल्फाइड वगैरह जो है, अगर ये लें तो इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो Cu2O जो है बन जाता है और SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अगर सल्फाइड ओर्स के ऑक्सीडेशन से बन रहा है तो उसको यूज कर लिया जाता है, ये बेकार नहीं है। इसको यूज किया जाता है H2SO4 बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल गैस है SO2 का यूज किया जाता है H2SO4 बनाने में। तो किसी भी कंट्री का जो है H2SO4 का प्रोडक्शन डिसाइड करता है कि उसका इंडस्ट्री कितना ज्यादा बड़ा है। अगर इंडस्ट्री ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस ज्यादा होगा। हमारे कंट्री में जो है बहुत ज्यादा जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो SO2 बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और उस SO2 को H2SO4 में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो H2SO4 का प्रोडक्शन डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री का जो इंडस्ट्री है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, वो कितना बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन में जो है Cu2O का जो है फॉर्मेशन हुआ और SO2 का। अब ये जो ऑक्साइड है इसको नेक्स्ट स्टेप में रिड्यूस करेंगे, यानी इसमें से ऑक्सीजन को हटाएंगे तो बचेगा कॉपर, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है उसको कोक के साथ मिक्स किया जाता है और उसमें सिलिका का भी यूज किया जाता है, SiO2। तो क्यूप्रस ऑक्साइड, कोक और सिलिका, इन तीनों को मिक्स करके एक फर्नेस बनाया जाता है, रिवर्बेटरी फर्नेस, भट्टी। तो इस फर्नेस में क्या होगा, इस फर्नेस का जो बॉर्डर होगा वो इसी का बना होता है, कॉपर सल्फाइड का बना होता है, ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड का, जिसको कॉपर ग्लास भी बोलते हैं। रिवर्बेटरी फर्नेस का खासियत क्या है कि ये जो लेयर होता है इसमें कॉपर ग्लास का ही होगा, Cu2S का जो है इसमें लेयर होता है, ठीक है। और इसमें भी कोक का यूज किया जाता है जो है फायर प्रोड्यूस करने के लिए और हाई टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए। तो इन तीनों को मिक्स करके रिवर्बेटरी फर्नेस में डाला जाएगा इसको, ठीक है। रिवर्बेटरी फर्नेस का खासियत क्या है कि इसमें जो अंदर का जो लेयर होगा वो बना होगा कॉपर ग्लास का, Cu2S का, ठीक है। इसके अंदर जो कोक जो है वो टेम्परेचर प्रोड्यूस करे, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होता है, तो अगर कॉपर के साथ इंप्योरिटी हो, आयरन ऑक्साइड, तो ये सिलिका के साथ रिएक्ट होकर के आयरन सिलिकेट बनाता है, जिसको हम लोग स्लैग भी बोलते हैं। अच्छा, जहां पर भी सिलिकेट बनता है उसको स्लैग बोलते हैं, ठीक है। पिछले वाले आयरन में भी जो है सिलिकेट बना था तो उसको स्लैग बोले थे। तो ये स्लैग जो है, अगर ये स्लैग कॉपर के साथ है, अभी देखो ये जो बना है, जो ऑक्सीडेशन में बना था वो स्लैग के साथ ही होगा मिक्स, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इन सब को स्लैग के साथ Cu2O को बोलते हैं कॉपर मेट, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर मेट। अब ये कॉपर मेट में से जो है कॉपर निकालना है, ठीक है। कॉपर मेट के अंदर क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो ये
क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, ये जो लेयर है Cu2s का, इसमें से Cu2s के साथ जो है रिएक्ट करता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें Cu2s डाला जाता है। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2s से रिएक्ट करके जो है कॉपर देगा, और ये सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ SO2 बना देता है। वापस इस SO2 का यूज कर लिया जाता है H2SO4 के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये जो कॉपर प्रोड्यूस हुआ ये इम्प्योर कॉपर है, इसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर भी बोलते हैं। ये कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है, ये इम्प्योर कॉपर है। तो इस कॉपर को जो है प्यूरिफाई किया जाता है प्यूरिफिकेशन मेथड के द्वारा। तो नेक्स्ट जो हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे उसका नाम है प्यूरिफिकेशन मेथड। और कॉपर का प्यूरिफिकेशन मेथड जो है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉपर का प्यूरिफिकेशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कॉपर का, इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं जिसमें कैथोड और एनोड लेते हैं। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोड जो है वो इम्प्योर रहेगा और एक पतला सा जो है प्योर कॉपर का लेंगे। ठीक है, ये जो है पतला होता जाएगा और ये इस पर आकर के कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। ये वाला हम लोग पीछे के वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं, तो आप पीछे के वीडियो में जाकर के जो है इस प्यूरिफिकेशन मेथड को जो है देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कि आयरन का जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस बताइए, तो आपको तीनों स्टेप को लिखना होगा। अगर कॉपर का पूछता है तो आपको कॉपर के तीनों स्टेप को, फर्स्ट जो है कंसंट्रेशन, सेकंड आइसोलेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों लिखिएगा, और थर्ड प्यूरिफिकेशन भी आपको देना होगा। तो प्यूरिफिकेशन आपको पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, वहां से आप जो है उसको रिवाइज कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग जो है एल्यूमिनियम का जो है मेटलर्जी देखते हैं। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो है बॉक्साइट से किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट जो है ये मेन ओर है और ये नेचुरली जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। तो हम लोग इसमें भी जो है बॉक्साइट से जो है मेटलर्जी करेंगे एल्यूमिनियम का। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा मेटलर्जिकल प्रोसेस में वो पता है पहले से आपको, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है, जो आप लोग को पहले बता चुके हैं। ये इसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम द बॉक्साइट। ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। तो आपको जो है पीछे के वीडियो में जाकर के लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट जो है ये देख लेना है, रिवाइज कर लेना है वहां से। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आता है एल्यूमिनियम का पूरा मेटलर्जी, तो आपको लीचिंग भी लिखना होगा फर्स्ट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद हम लोग लीचिंग करने के बाद जो है, अच्छा अब ये दोबारा फिर से जो है इसको डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पहले से कर चुके हैं। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ एल्यूमिनियम जो होगा वो एक खास प्रोसेस से होता है जिसको बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से जो है हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे या आइसोलेशन करेंगे एल्यूमिनियम का। ये प्रोसेस जो है किस तरीके से जो है काम करता है इसको आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में जो है ये आइसोलेशन प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लीचिंग हम करवा लिए, लीचिंग से जो है हम लोग को मिलेगा Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना। ये जो Al2O3 है उसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है डाल दिया जाता है विथ क्रायोलाइट, Na3AlF6, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। तो Al2O के 3 के साथ जो है, जिसको एल्यूमिना बोलते हैं हम लोग, उसके साथ क्रायोलाइट मिलाने से इस सॉल्यूशन का जो है मेल्टिंग पॉइंट वो लो हो जाता है। ठीक है, ये इस सॉल्यूशन में है क्या, Al2O3 है। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें से ये ग्रेफाइट है एनोड और स्टील का बना हुआ है कैथोड। अब इसमें हम लोग सेल जोड़ेंगे, बैटरी। ठीक है, जब जैसे हम लोग करंट सप्लाई करेंगे तो इस चैम्बर के अंदर जो है सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये क्रायोलाइट जो है टेम्परेचर को लो रखता है ताकि जो है ये पिघले नहीं, एल्यूमिनियम पिघल ना जाए। तो इसीलिए जो है क्रायोलाइट का यूज किया जाता है इस सॉल्यूशन में। अब इसके अंदर जो है कैथोड और एनोड पे डिफरेंट रिएक्शंस होगा। कैथोड के ऊपर जो है Al2O3
ये टूटता है और टूटने के बाद जो है Al2O3 बन जाएगा Al3+ और O2-। अब ये जो Al3+ है, ये Al3+ किधर जाएगा? ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। निगेटिव कौन होता है? कैथोड। तो ये Al3+ कैथोड के ऊपर जाता है और वहां पर मिलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस हुआ। अब ये ऑक्सीजन जो है माइनस चार्ज वाला होता है, तो ये ऑक्सीजन किधर जाएगा? प्लस के तरफ। ये माइनस जाएगा प्लस के तरफ। प्लस कौन होता है? एनोड। एनोड पे जाकर के जो है ये कार्बन के साथ एनोड पर, एनोड किसका बना होता है? जो है ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है। ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करेगा और बना देगा CO2। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन के अंदर जैसे करंट सप्लाई करेंगे Al2O3 टूट जाएगा Al3+ और O2- में। ये प्लस वाला जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे जो है एल्यूमिनियम मिलेगा और ऑक्सीजन जो है ये एनोड के तरफ जाएगा, यानी O2- जाएगा एनोड पर। एनोड पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बना देगा। ठीक है, इस पूरे दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो रिएक्शन को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, Al2O3 प्लस कार्बन ग्रेफाइट वाला, ये एल्यूमिनियम मिला और CO2। तो ये नेट रिएक्शन है। ठीक है, एनोड और कैथोड के रिएक्शन को ऐड करने पर ये मिलेगा। अगर 1 kg एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके साथ साथ आधा यानी 0.5 kg जो है CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस CO2 का भी जो है यूज किया जा सकता है डिफरेंट प्रोसेस में, ड्राई आइस बनाने में। ठीक है, तो ये जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस हुआ एल्यूमिनियम का। अब इसमें जो थर्ड स्टेप है प्यूरिफिकेशन, वो जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में जो एल्यूमिनियम मिलता है वो बहुत ही ज्यादा जो है प्यूरिफाइड होता है, बिल्कुल प्योर होता है। तो आगे के स्टेप जो है इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर प्योर जो है एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जिंक का मेटलर्जी। लास्ट में हम लोग जिंक का मेटलर्जी देखेंगे, जिसमें जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि जो हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस पहले के एलिमेंट पे लगाए हैं उन्हीं सब का यूज करके जो है जिंक का भी मेटलर्जी या मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है पूरा होगा। तो ओर्स क्या क्या है जिंक के, पहले देख लेते हैं। तो जिंक का मेन जो ओर है वो है जिंक ब्लेंड। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ZnCO3 और ZnO से भी जो है इसका मेटलर्जी करते हैं। तो अगर हम जिंक सल्फाइड का करते हैं, निकालते हैं इससे जिंक, तो फ्रोथ फ्लोटेशन करवाना होगा। अगर ये दोनों है तो हाइड्रोलिक वॉशिंग करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फ्रोथ फ्लोटेशन पहले से पता है। फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें, जिसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ जिंक, और आइसोलेशन में जो है 2 स्टेप है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल है, हम लोग जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है हीट करेंगे। हीट के वजह से जो है जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेगा बाय प्रोडक्ट। और इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग बता चुके हैं H2SO4 बनाने में यूज कर लेंगे, है ना, ये बेकार नहीं जाएगा। देखिए SO2 जो है वो बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए H2SO4 भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी कंट्री का जो कैपेसिटी, इंडस्ट्री का कैपेसिटी डिपेंड करता है कि वो कितना H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोग जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ मिक्स करेंगे, जिसमें क्ले भी प्रेजेंट होगा। क्ले जो है ये मिट्टी ही होता है। तो जिंक ऑक्साइड, कोक और क्ले को मिक्स करने के बाद इसको हीट करेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस होगा कहाँ? फर्नेस के अंदर होगा। ठीक है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड फर्नेस बनाया जाता है। तो इस फर्नेस के अंदर जो एक रिएक्शन होगा ZnO+C, ये जो कोक जो है इसके अंदर बर्न करवाएंगे, तो कोक जो है ZnO के साथ रिएक्शन करके जिंक देगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकल जाएगा। अब ये जो जिंक प्रोड्यूस हुआ ये इम्प्योर जिंक होगा। इस जिंक को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा। जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग कॉपर का किए थे प्यूरिफिकेशन,
ठीक है, पीछे की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आपको कॉपर और जिंक दोनों का जो है रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे हम लोग कॉपर का प्यूरिफिकेशन करवाते हैं वैसे ही जिंक का भी प्यूरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, कॉपर का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, उसमें एनोड और कैथोड लेते हैं, इम्प्योर का जो है एनोड लेते हैं, प्योर का कैथोड लेते हैं। ठीक है, जो है इम्प्योर वाला जो है इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला होता जाता है और प्योर वाला जो है वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है। ठीक, इस तरीके से जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से जो है प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये पहले बता चुके हैं, इसलिए इसको अभी फिर से हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अब इस तरीके से जो है पूरा जो है मेटलर्जी कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। मेटलर्जी में जो है हम लोग अभी तक सारे प्रोसेस को अलग अलग करके पढ़े। उसके बाद जो है हम लोग इस वीडियो में सारे एलिमेंट्स का जो है 4 एलिमेंट्स जो हमारे सिलेबस में है उसका मेटलर्जिकल प्रोसेस देखें। ठीक है, अभी एक और वीडियो जो है क्वेश्चंस के लिए कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है मेडिकल और आईआईटी एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन थ्योरी का जो है जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है मेटलर्जी में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।